This topic is important, and you may get a question or a short question or a long question on this topic, globalization. It is important topic. So we have discussed about that what is the concept of globalization, what are the main drivers, and I suppose all the features of globalization we have discussed. ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, sir. Okay. So after this, now what are the essential conditions for globalization? ऐसी कौन सी conditions हैं जो होना जरूरी है अगर हम globalization की बात कर रहे हैं? ठीक है, तो few are the conditions which are mandatory for the globalization, as you can see. Number one, freedom for the business, या कह सकते हो ओवरऑल एस्पेक्ट पे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुड बी देयर. ठीक है, बिजनेस फ्रीडम का सिंपली मतलब है दैट इफ एनी कंपनी वांट्स टू बी ग्लोबल, ठीक है, वांट्स टू फ्लोरिश देयर बिजनेस एट ग्लोबल लेवल, so that freedom should be there, and that freedom must be given by the government of that country. So overall economic liberalization should be there. Business cannot grow until and unless the government will promote them to grow. ठीक है, ये एक रेस्ट्रिक्शन है बेसिकली. जब तक रहेगा तब तक बिजनेस ग्रो नहीं कर सकते. तो बिजनेस फ्रीडम होना जरूरी है, पहले तो मैनेजमेंट के लेवल से, और दूसरा लार्जर एस्पेक्ट पे इकोनॉमिक लेवल पर भी उसको फ्रीडम मिलना है. फिर फैसिलिटीज, फैसिलिटीज में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज अवेलेबल इन दी होम कंट्री. ठीक, अगर आपका बिजनेस आपके होम नेशन में मजबूत होगा, ठीक है, वहाँ सारे आपको जो भी फैसिलिटीज है, नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर, कल भी हमने बात की थी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, ठीक है, और भी जो एसेंशियल कंडीशंस है जैसे कि आपको यूटिलिटीज की सप्लाई, बिजली, पानी, ठीक है, वेस्ट मटेरियल डिस्पोजल, ये सारी चीजें होना बहुत ही जरूरी है. तो बिजनेस जब तक स्ट्रेंथन नहीं होगा तब तक आप फ्लोरिश करने की बात नहीं सोच सकते. ये भी जरूरी है, फैसिलिटी शुड बी देयर. देन गवर्नमेंट सपोर्ट, अभी हमने बात करी कि गवर्नमेंट का सपोर्ट होना बहुत ही जरूरी है. ठीक है, और गवर्नमेंट किस वे में सपोर्ट करेगी बेसिकली? सो द गवर्नमेंट विल सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ पॉलिसीज, इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, ये सारी चीजें जो है ये होना बहुत ही जरूरी है. ठीक, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल मार्केट रिफॉर्म्स, जो भी मार्केट की कंडीशंस है उनमें रिफॉर्म लाना जरूरी है. तो ये गवर्नमेंट टाइम टू टाइम करती है. ठीक है, ये प्रमोट करने के लिए एसेंशियल कंडीशन मानी गई है ग्लोबलाइजेशन के लिए. फिर बात आ रही है रिसोर्सेज. रिसोर्सेज में वट एवर द रिसोर्सेज द बिजनेस इज यूजिंग, लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, देन फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, वो बड़े लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे आपके बिजनेस के लिए सपोर्टिव होने चाहिए. अगर आप बिजनेस को फ्लोरिश कराना चाहते हो, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. कई देशों में अगर आप एक साथ बिजनेस करना चाहते हो तो रिसोर्सेज आपके पास इतने होने चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट रन योर बिजनेस सक्सेसफुली. देन कॉम्पिटिटिवनेस. ठीक है, कॉम्पिटिटिवनेस होना बहुत ही जरूरी है. आप जिस फील्ड में है, जिस इंडस्ट्री में है, जहाँ भी आप बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ अगर आप कॉम्पिटिटिव नहीं है, ठीक है, अगर आपके कंपटीशन में जो प्लेयर्स हैं वो अगर आप पे हावी है या आपसे ज्यादा स्ट्रांग है, तब भी आप बिजनेस करने में प्रॉब्लम फील करेंगे. ठीक है, तो आपका कॉम्पिटिटिव एज होना बहुत ही जरूरी है. बेसिकली कॉम्पिटिटिव एज ऐसे समझ सकते हैं कि आपका कोई ना कोई यूएसपी होना बहुत जरूरी है. यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन जिसे हम कहते हैं, यूएसपी. ठीक है, तो यूएसपी होना बहुत जरूरी है. इसीलिए आप देखें कि जो भी कंपनीज हैं उनमें कुछ ना कुछ वो यूएसपी लेकर अपना जरूर चलती है और प्रमोट करती हैं. पोजिशनिंग उसके बेस पर होती है. जैसे अगर हम इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर में बात करें तो मारुति की पोजिशनिंग ऐसी है जिसको हम कहते हैं कि चीप एंड बेस्ट कार. मतलब जिस रेंज में वो गाड़ियां होंगी उससे सस्ती गाड़ियां शायद इंडिया में आपको नहीं मिलेंगी. ठीक है, तो मारुति इज नोन फॉर दैट. अगर आप महिंद्रा की बात करेंगे तो महिंद्रा इज नोन फॉर इट्स सेफ्टी नॉर्म्स. ग्लोबल स्टैंडर्ड उन्होंने फॉलो किए और उनकी जो गाड़ियां हैं वो सेफ्टी नॉर्म्स को फुलफिल करती है, 5 स्टार रेटिंग के साथ है, जो
इंडियन गवर्नमेंट नहीं दे रही है, बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो नॉर्म्स बने हुए हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। टाटा की गाड़ियां अगर आप लेते हैं तो टाटा की बिल्ड स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो बहुत मजबूती से बनी हुई है, ठीक है, और ड्यूरेबल है, लाइफ लॉन्ग, और उसको अब कमर्शियल यूज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कॉम्पिटिटिव एज है, तो आपको एक ये कॉम्पिटिटिव एज होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस थे ग्लोबलाइजेशन के लिए, जो अगर फुलफिल होती है, ठीक, तो कंपनीज ग्लोबलाइज बिजनेस कर सकती हैं, कई देशों में एक साथ बिजनेस कर सकती हैं। अब बात करें अगर हम एडवांटेजेस के, इसके ग्लोबलाइजेशन के क्या एडवांटेज है, तो आप देख सकते हैं स्लाइड पर ही कि ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ मेनी कंट्रीज कल्चर। बात सही है, क्योंकि हर कंट्री का अपना अपना एक कल्चर। जब आप ग्लोबलाइजेशन करते हैं, जब आप ग्लोबलाइजेशन के लिए काम करते हैं या प्रमोट करते हैं, और आप कई देशों में एक साथ बिजनेस करते हैं, तो आपको एक मौका मिलता है कि आप हर देश में क्या कल्चर है उसको समझ पाए, ठीक है। तो कल्चर आप समझते हैं, और अकॉर्डिंगली वहाँ के कल्चर को समझने के बाद आप उसी कल्चर में जो उत्पाद बिक सकते हैं या जो डिमांड में है उनको समझ पाते हैं, और वैसे ही उत्पाद वहाँ पे बेचने की आप कोशिश करते हैं। तो ये एक एडवांटेज है कि जो कंपनी ग्लोबलाइज्ड होना चाहती है उसको सबसे पहले कल्चर को समझना बहुत ही जरूरी है। सेकेंड, इन्वेस्टमेंट इनटू डेवलपिंग कंट्रीज इकोनॉमीज, ठीक है, डेवलपिंग नॉट डेवलप। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ज्यादातर जो कंपनीज हैं वो डेवलप कंट्रीज में नहीं जा रही है, बल्कि डेवलप कंट्रीज में जो कंपनीज हैं वो ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में आ रही है, जैसे इंडिया में। क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा स्कोप है, देयर इज अ वेरी वाइड स्कोप ऑफ डेवलपमेंट हियर। जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है उसको आप ज्यादा डेवलप नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन जो डेवलप नहीं है अभी, वहां डेवलप की आप बात कर सकते हैं, इसीलिए वही इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा हो रहा है। तो ये एक एडवांटेज है ग्लोबलाइजेशन का। फिर अब बात आ रही है ग्रेटर रेंज एंड एक्सेस टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ग्रेटर रेंज, देखिए ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से आपको बहुत बड़ी एक रेंज मिल जाती है, ठीक है, और आपको एक्सेस मिल जाती है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए। मतलब जो पहले प्रोडक्ट आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, वो आज की डेट में आप इजीली यू कैन यूज देम, एंड नॉट ओनली यूज देम बट यू कैन सेलेक्ट देम फ्रॉम अ वाइड रेंज। सेवरल प्रोडक्ट्स आर देयर, सेवरल एग्जांपल्स आर देयर। आपको सिंपल एक मोबाइल फोन खरीदना है, तो मोबाइल फोन की जब आप शॉप पर जाते हो तो कम से कम 10 कंपनीज के आप मोबाइल फोन देखते हैं, ठीक है, मोर देन 10 कंपनीज के मोबाइल आपके सामने होंगे, एंड यू कैन सेलेक्ट एनी वन ऑफ देम। तो ये एक रेंज आपको मिल रही है। जो ग्लोबल कंपनीज है वो आपको ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से बेसिकली ये रेंज आपको वहां पर मिल पा रही है, ठीक है। यू हैव एन एक्सेस टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। आप एक स्पोर्ट्स शूज लेने जाते हो तो आप पाते हो कि वहां पर एडिडास, नाइके, रीबॉक, ठीक है, वुडलैंड और पता नहीं कौन कौन सी कंपनीज के वहां पर आपको शूज की वैरायटीज मिलती है, एंड देन यू कैन सेलेक्ट a pair of shoes at the shop. So this is basically the advantage of globalization. उसके बाद बात आ रही है इंक्रीज प्रोडक्शन फॉर कंपनीज ड्यू टू ग्रेटर डिमांड। ये अभी हमने बात भी की थी जब हमने मोड्स ऑफ एंट्री की बात की थी इनटू फॉरेन मार्केट, तो वहां भी ये बात आई थी कि कंपनीज अपने प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं, कैपेसिटी को बढ़ाती हैं, क्योंकि उन्हें घरेलू डिमांड के साथ साथ अब विदेशी डिमांड को या विदेशों में जो डिमांड है उसको भी फुलफिल करना है। तो चूंकि डिमांड बढ़ रही है इसीलिए कंपनीज को अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ता है। तो ये एक एडवांटेज ही है, आपका जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ही ज्यादा आप प्रॉफिट मेकिंग रहेंगे, उतना ही ज्यादा आप अच्छे से प्रोडक्शन की इकोनॉमीज ऑफ स्केल है उनको आप पहुंच पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक एडवांटेज है बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन। फिर बात आ रही है लार्जर मार्केट रेंज। देखिए पहले अगर आप डोमेस्टिकली खाली ऑपरेट कर रहे हो तो मार्केट रेंज आपकी लिमिटेड रहती है, मतलब आप हार्डली यू कैन हैव
an access to one market only. But when you talk about globalization, the range of this globalization, it increases. Okay, you have an access to a wide range of market, क्योंकि कई सारे मार्केट उसमें जुड़ जाते हैं. Just a second. फिर बात आ रही है जॉब क्रिएशन. ये बिल्कुल क्लियर है कि जॉब क्रिएशन मीन्स व्हेन यू टॉक अबाउट ग्लोबलाइजेशन, न्यू एंड न्यू कंपनीज विल कम and they not only give the products but they generate huge employment. ठीक है, छोटा मोटा नहीं, हजारों लाखों में जॉब्स निकलती है जब इन कंपनीज की हम बात करते हैं. पब्लिक सेक्टर में वैसे भी जॉब्स नहीं है. इंडिया की कंडीशन अगर आप देखेंगे तो पब्लिक सेक्टर अब धीरे धीरे खत्म ही होते जा रहे हैं. ठीक है, एक जमाना था जब पब्लिक सेक्टर में जॉब्स ओपनिंग्स रहते थे. आपका सपना रहता था कि हम बैंक में नौकरी करेंगे. अब चुनिंदा उंगलियों पे गिन सकते हैं आप सरकारी बैंक इतने रह गए, और वो भी आपस में मर्ज होते जा रहे हैं. एम्प्लॉइज हटते जा रहे हैं, बीआरएस लेते जा रहे हैं, रिटायरमेंट होता जा रहा है. बीएसएनएल जैसा डिपार्टमेंट खत्म हो चुका है लगभग. ठीक है, बीएसएनएल ने लास्ट ईयर अपने एम्प्लॉइज की छटनी कर दी, उनको बीआरएस दे दिया. तो ये सब बेसिकली क्या बता रहा है, क्योंकि वहाँ जॉब ही नहीं है. आप पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट के भरोसे नहीं बैठ सकते हो, तो आपको जॉब देगा कौन? तो आपको जॉब ये कंपनीज देंगे जो एमएनसीज है. और वैसे भी इंडिया में अगर आप देखेंगे तो 70% ऑफ द जॉब क्रिएटेड इन दी प्राइवेट सेक्टर ओनली. तो ये लार्ज मार्केट रेंज के साथ साथ जॉब भी क्रिएट आपको करके दे रहा है ग्लोबलाइजेशन. फिर बात आ रही है कंट्रीज बेनिफिटिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज स्पेशलिटी. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द की पॉइंट, वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन के जो कंट्रीज है, देश है, वो किसी दूसरे देश के किसी स्पेशलिटी से फायदा उठा रहे हैं. मतलब ऐसे समझ सकते हो जैसे चाइना का अगर हम बात करें, स्पेशलिटी क्या है चाइना का? कोई बता सकता है? चाइना इज स्पेशलाइज इनटू व्हाट? टेक्नोलॉजी. ठीक है, या कह सकते हो मैन्युफैक्चरिंग. देखो पिछले कुछ सालों में चाइनीज हैव एक्सपर्टाइज इन एनी काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. उन्होंने अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब बना लिया. मतलब अमेरिका की कंपनी हो, वो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से करा रही है? चाइना से. आप आईबीएम की बात करो, आप डेल की बात करो, आप सैमसंग कंपनी की बात करो, आप एप्पल का फोन खरीदो, आप एप्पल का फोन खरीदिए, उसके साथ में जो चार्जर खरीद रहे हैं ना, वो चार्जर आप देखिए चाइना का बना हुआ है. डेल का आप लैपटॉप लेते हैं, डेल के लैपटॉप में चार्जर ताइवान और चाइना का बना हुआ है. तो कहने का मतलब क्या है? और असेंबलिंग भी इवन बहुत से लैपटॉप्स की चाइना में हो रही है. तो मैन्युफैक्चरिंग का हब बन गया है. ये स्पेशलिटी है चाइना की कि एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, एनी काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यू कैन आस्क चाइना. व्हेन यू टॉक अबाउट जापान, तो जापान इज नोन फॉर इट्स क्वालिटी, नो कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी. ठीक है, तो कोई भी प्रोडक्ट अगर वो बनाएंगे तो वो प्राइस की चिंता नहीं करते, वो सिर्फ क्वालिटी की चिंता करते. ठीक, ये कहीं ना कहीं उस देश का एक्सपर्टाइज है. तो इससे फायदा क्या हो रहा है कि जब ग्लोबलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, तो हम अगर उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं क्रिएट कर सकते, उतनी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ अगर नहीं है, तो हम उस देश के साथ में बिजनेस करके उसका फायदा अपने यहाँ पर ला सकते हैं. ये एक एडवांटेज है. फिर बात आ रही है ग्रेटर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट इन प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी. देखिए जब कभी कोई एमएनसीज आती है किसी भी देश में, ठीक है, वो अपने साथ में बहुत बड़े लेवल पर इनोवेशन, ठीक, एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं. दे हैव देयर सेपरेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल व्हिच अ स्मॉल कंपनी डू नॉट हैव, राइट. सो इन दैट केस आपको एक एडवांटेज मिलता है कि आप उन कंपनीज के साथ में कोलैबोरेट करके रिसर्च कर सकते हैं, या वो जो कंपनी रिसर्च कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है, या किसी पे किसी स्पेशल टास्क पर अगर काम कर रही है, तो उसका बेनिफिट आप शेयर कर सकते हैं. ये एक एडवांटेज है.
और लास्ट है इसमें चीपर प्रोडक्ट्स। ठीक है, आप चीपर प्रोडक्ट्स का ऐसे समझ सकते हो कि देखिए प्रोडक्ट की रेंज भी है उपलब्ध, वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है, लेकिन सस्ते हैं, महंगे नहीं है। ठीक है, और बहुत ज्यादा महंगे प्रोडक्ट भी नहीं बन रहे हैं क्योंकि कंपटीशन है। और हर कंपनी जो भी चाहे किसी भी सेक्टर में हो, वो जो भी उत्पाद उतार रहे हैं वो इतना कॉम्पिटिटिव है, प्राइस का इतना बड़ा उन्होंने रोल रखा हुआ है कि वो आधुनिक होने के साथ साथ सस्ता है। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ आपको, किया कार का। तो किया चूंकि नई गाड़ी है, ठीक है, बहुत अच्छी गाड़ी उन्होंने उतारी है। अगर आप किया अगर आपने टेस्ट ड्राइव की हो किसी ने, इट्स अमेजिंग, मतलब बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। तो वो किस कंपटीशन में किया को उन्होंने उतारा है? ब्रीजा, मारुति की, या क्रेटा, ठीक है, तो उसके कंपटीशन में उन्होंने किया को उतारा है। और आप सुन के आश्चर्यचकित होंगे कि ब्रीजा जहाँ 8, 8.5, 9 लाख से स्टार्टिंग है, क्रेटा जहाँ 11 लाख से स्टार्टिंग है, वहीं किया की स्टार्टिंग उन्होंने 7 लाख 7.5 लाख से करी है, और टॉप मॉडल उसका 10-11 लाख में। मतलब रेंज भी आप देखिए तो वही जो इंडियन कंपनीज बना रही है, मारुति जो बना रही है। मैंने अभी बताया भी कि मारुति अपने सस्ते उत्पादों के लिए भी जानी जाती है, चीप में और बेस्ट में। तो और इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं वो, ठीक है, सारे मानकों को पूरा कर रहे हैं, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। तो ये कस्टमर के लिए एडवांटेज है कि भाई वो अगर सिलेक्शन करना चाहेगा तो वो बेस्ट को सिलेक्ट करेगा जो उसको सस्ता और अच्छा दे रहा है। तो ये एक एडवांटेज है ग्लोबलाइजेशन। नाउ एवरी कॉइन हैज टू साइड, हेड एंड टेल। So similarly, globalization also have it, right? So we have already talked about the pros of globalization, या कह सकते हो advantages of globalization. Now, what are the cons of globalization? या disadvantages क्या है, demerits क्या है? कुछ एक demerits हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं। जैसे first is growing inequality leading to political and social tension. Growing inequality, देखिए बहुत जगहों पर इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है, ठीक है। इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस हाउसेस। आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन होने से बड़ी बड़ी कंपनीज मार्केट में आ रही हैं, और बड़ी कंपनीज अक्सर मिडिल रेंज की जो कंपनीज हैं और छोटी कंपनीज हैं, ठीक है, वो उनको बर्बाद कर देती है कहीं ना कहीं, ठीक है। साथ ही साथ आपके लार्ज स्केल की जो कंपनीज है होम नेशन में, वो भी घाटा उठाती है, सफर करती है, क्योंकि उनका भी प्रोडक्शन उस लेवल पे नहीं होता। तो इससे कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी क्रिएट होती है। या तो बिल्कुल लोकल लेवल पे जो कंपनी चल रही है छोटी मोटी, कि वो अपने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही कुछ बना के बेच रहे हैं, या तो वो सरवाइव कर रहे हैं, या फिर कोई टॉप क्लास कंपनी है वो सरवाइव कर रही है। जो बीच की है मिडिल क्लास और लार्ज स्केल, वो कहीं ना कहीं घाटा सह के बंद हो जाती है कहीं ना कहीं। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है, इसकी वजह से इनइक्वालिटी क्रिएट होती है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। फिर थ्रेट्स टू द ग्लोबल कॉमन्स लाइक irreversible damage to ecosystems, land degradation, deforestation, water scarcity. देखिए कभी भी कोई जो बड़ी कंपनी आएगी, ठीक है, तो उसके लिए एक आध बीघा जमीन नहीं चाहिए, उसको लैंड चाहिए तो हेक्टेयर्स में चाहिए, ठीक है, 1000 हेक्टेयर या बहुत ज्यादा लैंड की जरूरत पड़ रही है। तो वहां पर अगर भाई अब जमीन कहाँ से लाएंगे आप? उसके लिए आप पेड़ काटेंगे, जो जंगल बचे, क्योंकि शहरों में तो जमीन है ही नहीं। या तो गांव में आप अगर अर्बन एरिया रूरल एरिया में बात करते हो तो भी एग्रीकल्चरल लैंड का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आप फॉरेस्ट काट के अगर वहाँ पे कुछ लगाना चाह रहे हैं तो अगेन यू आर टॉकिंग अबाउट द डिफॉरेस्टेशन। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि जिस भी देश में कोई सेटअप तैयार किया जाएगा वहां पर डिफॉरेस्टेशन की समस्या आती है, लैंड डिग्रेडेशन की आती है, लैंड वहाँ पे उपजाऊ नहीं रहती, वहाँ पे केमिकल्स भी निकलते हैं वेस्टेज में, तो जो भी आसपास का एरिया होता है वो पोल्यूशन वहाँ पर होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये भी एक थ्रेट है, ये भी एक डिसएडवांटेज है ग्लोबलाइजेशन का। वाटर की क्राइसिस रहती है, वाटर स्कैर्सिटी,
आंवला में अगर आपने यूनिट देखा हो इफ्को आंवला में, तो इफ्को में पर डे का जो वाटर का खर्चा है, क्योंकि वहां पे समर्सिबल्स लगे हुए हैं और छोटे मोटे नहीं है, बहुत बड़े समर्सिबल्स लगे हुए हैं और लगातार पानी वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो पानी रोका भी नहीं जाता है, वहां पे लगातार पानी की जरूरत पड़ती रहती है, ठीक है। और मेरे ख्याल से एक दिन में जितना वाटर वो यूज करते हैं उतना बरेली में किसी एक कॉलोनी में जितना वाटर का इस्तेमाल होता है, ठीक है, उससे 10 गुना ज्यादा पानी वो एक दिन में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वाटर स्कैर्सिटी आ रही है, जो हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो पर ईयर के हिसाब से हर साल 1 मीटर से ज्यादा वो ड्रॉप कर जाता है। आप अक्सर ये सब बरेली में भी बहुत यूज होता है वाटर, वृंदावन बेवरेजेस बहुत करती है कोका कोला कंपनी। यस है ना, बॉटल्स को क्लीन करने में दिन भर जहाँ कहीं भी आप छोटा बड़ा कोई प्लांट देखेंगे वहाँ पानी अगर सुबह चालू कर दिया गया तो वो शाम तक चलता ही रहता है, चाहे उसका यूज हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो। वो अगर समर्सिबल से लगे हैं तो वो दिन भर चलते रहते हैं। और वो गाँव में तो आप देखिए कि जो लोग हैं पानी के लिए वो एक एक मटका पानी कुएं से ला रहे हैं या तालाब से ला रहे हैं, कहीं और से ला रहे हैं, ठीक है, नल से भर के ला रहे हैं। और वहां पर जो इतना वेस्टेज पानी का हो रहा है उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो वाटर स्कैर्सिटी उससे डेवलप हो रही है कहीं ना कहीं। तो ये हमारे लिए इकोसिस्टम के लिए एक थ्रेट है। और डैमेज टू इकोसिस्टम का मतलब यही है कि अभी आपने देखा कि सेवरल स्पीसीज हैज गॉन अवे, ठीक है, कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है और जो फॉरेस्ट है उनमें कहीं ना कहीं आग लग रही है जंगलों में। आग क्यों लग रही है? बिकॉज क्लाइमेटिक कंडीशंस इतने ज्यादा हो गए। अभी आपने देखा कि अमेजोन के जंगलों में, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में, अमेरिका के जंगलों में महीनों तक आग लगी रही, ठीक है। और उससे वर्ल्ड में जितनी स्पीसीज थी वो एक्सटिंक्ट हो गई, खत्म हो गई। मतलब ऐसे पशु पक्षी जो रहे ही नहीं, अब उनका नाम सिर्फ किताबों में रह गया है, वो खत्म हो चुके हैं। तो ये इकोसिस्टम के लिए थ्रेट है। ये सब ग्लोबलाइजेशन का एडवर्स इफेक्ट है। फिर मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेगेलिटी। मैक्रो इकोनॉमिक, देखिए माइक्रो इकोनॉमिक की बात नहीं कर रहे हैं। माइक्रो होता है तो वो एक देश से लिमिटेड रहता है, मैक्रो की बात कर रहे हैं मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस बट ऑन दी लार्जर एस्पेक्ट, वर्ल्ड लेवल पे। ये भी कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है, क्योंकि अभी आपने इससे पहले हमने ग्लोबलाइजेशन में बात करी थी इंटरलिंक्ड इकोनॉमीज, ठीक है। एक हमने बात किया था, जब फीचर की भी बात की थी तो आपको याद होगा, अभी हमने बात की है कल इंटरलिंक्ड इकोनॉमीज। तो इसका क्या मतलब था कि जितनी भी इकोनॉमीज है ऑल ओवर दी वर्ल्ड वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड चल रही है, एक दूसरे पर अफेक्ट उनका पड़ रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज दैट मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेगिलिटी? इसका मतलब है कि अगर एक देश में इकोनॉमिक क्राइसिस होती है तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट दूसरे देश पर भी पड़ता है। अगर आज की डेट में अमेरिका का शेयर मार्केट डाउन होगा तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं इंडियन कंपनीज पर, इंडियन मार्केट पर भी आएगा। ग्लोबल मार्केट में बहुत से देशों को उससे नुकसान होगा, बिजनेस को नुकसान होगा, ठीक है। ये एक तरीके का सिस्टमिक रिस्क है, इसको सिस्टमिक रिस्क भी कहते हैं कि किसी एक कंपनी जो वर्ल्ड क्लास की हो उसके डिसीजंस या उसके ऑर्गेनाइजेशन में कोई अगर हलचल होती है उसका इम्पैक्ट कई और देशों की इकोनॉमिक कंडीशन पर और कई और कंपनीज पर भी उसका जो इफेक्ट है वो पड़ता है। फिर बात आ रही है ट्रेड इम्बैलेंसेस। ट्रेड इम्बैलेंस बेसिकली इम्बैलेंस, पहले इम्बैलेंस समझ लो। देखो इम्बैलेंस नाम से ही बता रहा है कि देयर इज सम इम्बैलेंस, या ट्रेड डेफिसिट भी हम कहते हैं, जनरली बात करते हैं ट्रेड डेफिसिट। वो कब है? जब किसी देश में हम किसी पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है, एक्सपोर्ट कम करें और इंपोर्ट ज्यादा करें। क्या कहा मैंने? किसी भी देश में, मान लीजिए इंडिया है, और इंडिया में अगर 2019 में, ऐसे मान के चलते हैं 2019 में मान लीजिए इंपोर्ट ज्यादा किया गया और एक्सपोर्ट कम किया गया, ठीक है। तो इससे क्या होगा? जब आप एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट कम करने से फॉरेक्स या फॉरेन एक्सचेंज कम आएगा, भाई आपको बाहर की करेंसी कम मिलेगी। अगर आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो एक्सपोर्ट आपने कम किया तो बाहर के देशों से जो फॉरेन एक्स आ रहा है वो आपके पास कम आएगा। और आपने इंपोर्ट ज्यादा किया, तो जब आपने इंपोर्ट ज्यादा किया यानी कि बाहर के देशों से ज्यादा सामान मंगाया,
तो उससे क्या हुआ, आपका जो भी फॉरेन आया था एक्सपोर्ट के जरिए वो तो चला ही गया, और साथ ही आपने रिजर्व में से और दिया क्योंकि आपने इंपोर्ट ज्यादा कराया। ठीक है, तो आरबीआई का या किसी भी बैंक का, ठीक है, जो रिजर्व है वो कम होता चला जाता है लगातार, क्योंकि आपको ज्यादा इंपोर्ट कराने पर ज्यादा फॉरेक्स की जरूरत है और बैंक कंगाल होते चले जाएंगे, आपका जो रिजर्व है, जो आपका गोदाम है एक तरीके से, वो खाली हो रहा है। तो ये बेसिकली आपके लिए ट्रेड इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है। तो ये एक ग्लोबलाइजेशन का इल इफेक्ट है। इसीलिए बहुत से देश हैं वो सोच समझ के ही हमें क्या इंपोर्ट कराना है, क्या एक्सपोर्ट कराना है, इसके लिए गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है और हर साल उसी को ही फॉलो किया जाता है कि इस साल हमें ये कमोडिटी पे फोकस करके चलना है, इस साल हमें इसको कम मंगाना है। वो बेसिकली इसीलिए ही किया जाता है ताकि हम एक बैलेंस बनाकर उस पर चल पाए और ट्रेड डेफिसिट या ट्रेड इम्बैलेंस की सिचुएशन ना आने। इसके बाद बात आ रही है हायर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इन कंट्रीज वेयर प्रोडक्शन हैज शिफ्टेड टू लोअर लेबर कॉस्ट नेशन। इस बात को समझिए जरा, हायर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये कहाँ पे हो रहा है बेसिकली। मान लीजिए अमेरिकन कंपनीज है, अमेरिकन कंपनीज ने क्या करा, आईटी कंपनी है या ज्यादातर आईटी कंपनी का अगर हम एग्जांपल लें, ट्रम्प ने H1 जो वीजा लगाया था उसके लिए कड़े निर्देश क्यों करे ट्रम्प ने अमेरिका में, उसके पीछे रीजन ये था कि जो आईटी कंपनीज थी अमेरिका में, वो वहां अगर आप देखेंगे तो 40 से 50% जो एम्प्लॉइज है वो इंडियन है। ठीक है, खासकर बेंगलोर से और चेन्नई वगैरह से, महाराष्ट्र से, वो इंडियंस है। अब उससे क्या हो रहा है कि इंडियंस जो विदेशों में जाके काम कर रहे हैं, अमेरिका में आईटी कंपनीज में काम कर रहे हैं, और जो अमेरिका के खुद के हैं अमेरिकन से जो आईटी फर्म में काम कर रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज जो एक अमेरिकन की सैलरी है उसका 1/5 इंडियन को मिलता है। और इंडियन वाले इसमें भी खुश हैं, मतलब उन्हें लगता है कि अगर 10 लाख का पैकेज है उनका ईयरली, तो वो एक बहुत बड़ा पैकेज माना जाता है। वो ऑब्वियस सी बात है, वो ऐसे भी हो जाएगा क्योंकि अमेरिका वाले उसको $1 गिनते हैं और हम 70 रुपए गिन रहे हैं। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कि अगर अमेरिका वाला वहाँ पे सैलरी की डिमांड करेगा, तो इफ दैट अमेरिकन डिमांड्स $5,000, ठीक है, सो $5,000 into 70 आप कर लीजिए, तो वो सैलरी बनेगी एक इंडियन की। तो ये एक फर्क है बहुत। तो उससे हो गया रहा है कि वहाँ पे कंपनीज अमेरिकन को नहीं रख रही है, वो इंडियंस को ज्यादा रख रही है, क्योंकि एक के लिए में एक की जगह पर 5 लोग वो हायर कर सकती है। ये हो रहा है। ऐसे ही जो कंपनीज है वहाँ पे लेबर बहुत महंगी है, ठीक है, तो लेबर को पे करना पड़ता है। इसीलिए वो कंपनीज क्या करती है कि वो अपना लो कॉस्ट इकोनॉमी, ये जो लिखा है ना, लोअर लेबर कॉस्ट नेशन या लो कॉस्ट इकोनॉमी, यहाँ पर अपना प्रोडक्शन लगा देती है। ठीक है, वो क्या करेंगे कि वो सैमसंग ने देखा, मान लीजिए कि भाई कोरिया में हमें बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी बहुत ज्यादा हो रही है, तो उन्होंने इंडिया में अपना प्लांट खोल दिया, इंडिया में फैक्ट्री लगा दी कि इंडिया में ही रहो, इंडिया में ही बनाओ फोन, ठीक है, और यहीं से बेचो, क्योंकि यहाँ पर लेबर वगैरह सब बहुत सस्ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सस्ता है, तो यहाँ पे कॉस्ट कम आ रही है। तो ये एक हायर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ला रहा है उन देशों में जहाँ पर जो महंगा प्रोडक्शन पड़ रहा है, यानी कि कोरिया में फिर जो जॉब्स हैं, जो एम्प्लॉयमेंट है, वो स्थिति खराब हो जाएगी। हमारे यहाँ तो बढ़ेगा लेकिन वहाँ की स्थिति खराब हो जाएगी। फिर बात आ रही है लेस कल्चरल डाइवर्सिटी एज ग्लोबल ब्रांड्स डोमिनेट। कोई बता सकता है इसका क्या मतलब हुआ, लेस कल्चरल डाइवर्सिटी? एनीवन? वहाँ के कल्चर को सपोर्ट नहीं करते हैं। यस, यू कैन से कल्चर को सपोर्ट नहीं करता। देखो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, भिन्नता, अलग अलग, ठीक है, डाइवर्सिटी मीन्स भिन्नता, अलग अलग। तो होता क्या है कि जब आप ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो भिन्नता खत्म होती चली जाती है। पहले थी भिन्नता, पहले अगर आप इंडियन कल्चर की बात करें तो इंडियन कल्चर ऐसा था कि वो हर स्टेट का अपना एक कल्चर था, हर स्टेट का।
आप जम्मू कश्मीर Yes, sir. जाते थे सर आज। जैसे काफी सारे एड बैंड हुए हैं सर, हाँ काफी अच्छे अच्छे कंपनीज के, हाँ, सर वो इसीलिए बैंड हुए क्योंकि कल्चर डाइवर्सिटी और हमारा कल्चर उस चीज को सपोर्ट नहीं करता था, इसलिए उनको वो उस टाइप के ऐड बैन करने पड़े। एड बैन करने पड़े, एक ये बात भी है। और दूसरा जो मेन बात है ना कि लेस कल्चरल डाइवर्सिटी इज देयर, यानी कि ग्लोबलाइजेशन की जब आप बात कर रहे हैं तो भिन्नता खत्म हो जाएगी। वो क्यों हो जाएगी कि जब आप ग्लोबल ब्रांड्स आएंगे, ठीक है, तो वो ग्लोबल ब्रांड्स कहीं ना कहीं जो उनके यहाँ पर हो रहा है वो वही चलाएंगे। ठीक, तो वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड वही सेम है, ग्लोबल ब्रांड्स है, तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो हो रहा है वो कॉमन होता चला जाएगा, और धीरे धीरे हो भी रहा है, आज की डेट में कॉमन हो रहा है। आप देख लीजिए, आप ऐसे समझ के चलिए कि आप इस समय जो भी कपड़े खरीदते हैं, अगर हम कपड़ों की बात करें तो शायद ही ऐसा कभी होता होगा कि मेरे ख्याल से अगर कोई गर्ल, इंडियन गर्ल बाहर अमेजोन से या किसी और उससे ऐप से साड़ी मंगाए या कुर्ती और जो इंडियन ट्रेडिशन ड्रेसेस है उनको ऑर्डर करे। अदरवाइज यू मोस्टली यू ऑर्डर दी वेस्टर्न ड्रेसेस, ठीक है, विच आर द प्रोडक्ट ऑफ ब्रांडेड कंपनीज, राइट। सो दीज ड्रेसेस आर कॉमन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हो क्या रहा है कि अब जो इंडियन कल्चर था ड्रेसेस का, ठीक, या जो क्लोथ्स का, वो खत्म होता जा रहा है। अब आज की डेट में आपको वही दिखता है, आप जो पहन रहे हैं। तो डाइवर्सिटी जो इंडियन खाने पीने में ले लीजिए आप, ठीक है, पहले होता था कि आप इंडियन ट्रेडिशन के अनुसार आप खाते पीते थे, जो भी पकवान बनते थे आपके घर में मम्मी बनाती थी, या रेस्टोरेंट वगैरह में भी जो बनती थी वो इंडियन डिशेस ज्यादा बनती थी। ठीक, आज की डेट में आप देखिए रेस्टोरेंट खुलते हैं, लेकिन आप वहाँ खा क्या रहे, इटालियन, चाइनीज फूड, ठीक है, या बहुत हुआ अगर तो आप KFC या डोमिनोज चले जाते हो, ठीक है, तो वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड चेन्स कॉमन ही है, आप बर्गर पिज्जा खा रहे हो। ये कहीं ना कहीं एक डाइवर्सिटी को खत्म कर रहा है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर। ओके, Yes, sir. ना इसमें लास्ट है चैलेंजेस या ऑब्स्टैकल्स टू ग्लोबलाइजेशन। थोड़ा सा फर्क है, देखिए इस पॉइंट में, ये भी अपने आप में ये पूरा क्वेश्चन आ चुका है कई बार, और लॉन्ग में आया है ये कि व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस इन द वे ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसको अप्लाइड वे में भी लिख सकते हैं कि अगर इफ एनी कंपनी वांट्स टू बी ग्लोबलाइज्ड, ठीक है, सो व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस दैट कंपनी विल फेस। सो दिस कैन बी आस्क्ड इन दिस वे। So what different challenges will come across? So few of them are on your screen. The first one is challenge government policy and procedure. Nothing to explain here. ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी सबसे पहले एक ऑब्स्टेकल है, चैलेंज है कि जिसकी वजह से वो कंपनी वर्ल्ड लेवल पे नहीं आ पा रही है। इंडिया में मैं बात कर चुका हूँ, इंडिया में स्थिति सुधरी है, और 91 के बाद से government is also promoting its companies to go abroad and do the business। ठीक है, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फॉलो कर रही है और कर भी रही है। ठीक है, प्रोसीजर्स उसने लिबरल कर दिए हैं, पॉलिसी जिस हिसाब से बनाई है ताकि आपको उसका एडवांटेज मैक्सिमम से मैक्सिमम मिल पाए। बट इट इज नॉट ट्रू विद एवरी नेशन, स्पेशली अगर आप चाइना की बात करें इस समय, ठीक है, तो चाइना में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है। आप गवर्नमेंट की इजाजत के बिना आप विदेशों में जाके प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। मोबाइल फोन तो छोड़ दीजिए, आप खैर आप मोबाइल का नाम लेंगे, बट डू यू नो दैट किसी, आप देखिए आप कार के मार्केट में जाते हैं तो इंडियन आप 4 कारों के नाम मुझे बता रहे हो, आप अमेरिका की किसी कार कंपनी का नाम बता देते हो, BMW या मर्सिडीज, ठीक है, आप जर्मन बता सकते हो, वॉक्सवैगन। किसी को कोई चाइनीज कार का नाम याद है क्या? ऑटो मेकर, कोई बहुत अच्छा ब्रांड चाइनीज कार में याद है क्या? कुछ कभी सुना है? अच्छा, हेलो।